जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। ये एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में ही हुआ है तो बहुत दिन पुराना ये सवाल नहीं है, इसीलिए यहाँ से कुछ टॉपिक्स आपको जानना आवश्यक है। आखिर में सवाल अगर आपसे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये जानना जरूरी है। यह दरअसल जो पेपर है ये है सहायक अध्यापक पारा शिक्षक का आकलन परीक्षा जो हुआ था उसी का ये पेपर है ना। सहायक अध्यापक जो कि पारा शिक्षक है ना, पारा शिक्षक का ये कह सकते हैं कि पारा शिक्षक का ये पेपर है। पारा शिक्षक का जो कि आकलन परीक्षा हुआ था, उसी का ये पेपर है और उसी से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। और ये जो होगा वो 1 to 5, ये 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए हम अगले टॉपिक में लेकर के आएंगे, अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो 1 to 5 जो क्वेश्चन पेपर है उसी को रिलेटेड लेकर के हम चीज़ों को बात करेंगे। यहाँ पे जो बात करने वाले हैं खोटा पेपर की, ये जो सेक्शन 4 आपको सेक्शन 6 दे रखा है ये खोटा पेपर का है ना। ये छठा सेक्शन है तो 6 सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। ये 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, यानी कुल यहाँ से 30 प्रश्न जो वो खोटा से पूछे गए हैं और 30 प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और पूरे डिटेल में हम समझेंगे भी साथ ही साथ में कि कैसे प्रश्न और यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। सबसे पहला तो दे रखा है 121 से लेकर के 123 तक। प्रश्न संख्या 121 से 23 के लिए निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, यानी गद्य भाग है, गद्य रचना है, कहानी जैसा है, आपको पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश में क्या दे रखा है तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। कहता है कि सरहुल शब्द दू शब्द एक मेल से बनल है, सरय फूल जे बादे सरहुल बन गलक। तो कहता है कि सरहुल शब्द जो वो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन कौन सा? एक है सरय और दूसरा है फूल, जो कह सकते हैं कि बाद में सरहुल बन गया, दोनों मिलाकर के सरहुल बना दिया गया। सरहुल का अर्थ है, यानी सरहुल है क्या? सब फूल एक परब, यानी सरहुल का अर्थ क्या है? सब फूल के परब लगे। अब देखिए जब भी आप इस तरह से गद्यांश या पद्यांश को पढ़े तो जो की पॉइंट है आप उसको घेरा लगा दें, उससे क्या होगा कि आपको प्रश्न ऑटोमेटिक आपके प्रश्न जो वो निकल करके आ जाएंगे। आगे बोलते हैं कि जैसन ई परब कर आरो दोसर तेसर टवान नाम टेवान मिला है, मुंडारी में एकरा बा परब कहल जाए। देखिए अब मुंडारी में एकरा बा परब कहल जाए, कुड़ुख में एकरा खद्दी कहल जाए। खद्दी माने नावा नावा पलहा हुए, खद्दी माने की हुए? नावा नावा पलहा हुए। मेनक नावा फूल पत्ते के परब, मतलब नया फूल और पर्व का पर्व। खड़िया भाखा एकरा जाड़कोर कहल जाए, खड़िया भाषा में इसे जाड़कोर कहा गया है। जाड़कोर का अर्थ क्या होता है? जाड़ का अर्थ होता है गोटा यानी बीज, और एकोर मतलब होता है प्रक्रिया, यानी बीज बनने की प्रक्रिया एक पूरा ये होता है। मेनक बीज बने के उता सूता, तो इसी को जो वो जाड़कोर भी कहा गया है। अब इतना सारा पॉइंट आपको दे रखा है इस गद्यांश में, यहां से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहां से पूछे गए। तो देखिए पहला सवाल दे रखा है कि सरहुल कर माने की है। सरहुल कर माने है सरय फूल के परब, सब फूल एक परब, नावा फूल पत्ते के परब। अब देखिए हम पहले यहां पे बताए कि यहां पे सब कुछ बताया गया है। पहला तो बताया गया है सरहुल शब्द दू शब्द एक मेल से बनल है, सरय फूल से। ये सरहुल है सब फूल एक परब, और एक ही देखिए यहाँ पे मेनक नावा फूल पत्ते के परब। ये तीनों चीजें यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ऐसे में आपको आंसर निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए था। आसानी से इसका आंसर जो वो डी कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि खद्दी कर माने की है, खद्दी माने हवो है। अब खद्दी का अर्थ क्या होता है? तो थोड़ा सा इसके पहले हम बताने के पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं सरहुल के बारे में। सवाल तो हम लोग देखेंगे ही। सरहुल पर्व दरअसल बता दें कि झारखंड का ये पर्व सभी पर्वों में से प्रमुख पर्व माना जाता है, जो कि सरहुल, करम, सोहराय ये सब जो वो प्रमुख पर्व में आता है। और सरहुल पर्व को बड़ पर्व भी कहा गया है।
है ना, बोड़ पर्व भी कहा जाता है, जो कि चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया को या तो कई कई जगहों पे बैसाख महीने में भी मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप में अगर सवाल पूछ दिया जाए कि सरहुल पर्व कौन महीना में मनावल जाए, तो अगर चैत है तो ऑप्शन में चैत कर लीजिए, वैशाख है तो वैशाख कर लीजिए, अगर दोनों है तो दोनों आंसर कर लीजिए। क्लियर हो गया। तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व मनाया जाता है, इसके 3 खंडों में ये बटा होता है सरहुल पर्व, है ना, 3 खंडों में ये बटा होता है। 3 खंडों में किस रूप में बटा होता है, तो 3 खेड़ी एकरा बोलल गेल है ना। 3 खेड़ी मतलब पहला जो खेड़ी होता है जिसको रूसा या बांगुरी कहा जाता है, रूसा या तो फिर बांगुरी कहा जाता है, इसे रूसा या तो बांगुरी कहते हैं। दूसरा में आता है वो है सरना आता है, दूसरे में इसको सरना कहा जाता है, और तीसरा में इसको फूल खोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूल खोसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 3 खंडों में, या कह सकते हैं कि 3 भागों में बट करके यह पर्व जो वो पूरा संपन्न होता है। पहला हो गया रूसा या बांगुरी, दूसरा हो गया सरना, और तीसरा हो गया फूल खोसी। तो इस प्रकार से तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे सवाल पूछा गया कि किस भाषा में किस नाम से जो वो जाना जाता है, तो यहां पे आपको भी 4 चीजें आपको ध्यान रखनी। पहला तो जो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले मुंडारी में, है ना। मुंडारी मतलब हो गया मुंडा की भाषा, मुंडा जनजातियों की भाषा जिसको मुंडारी कहा जाता है। तो मुंडारी में इसे क्या कहा गया है, बा पर्व कहा गया है। क्या कहा गया है, बा पर्व बोला गया है। क्लियर हो गया। इसके अलावे अगर बात करें, मुंडारी के अलावे क्या होगा, मुंडारी के अलावा होता है संथाल, संथाली भाषा में। तो संथाली भाषा में इसे बाहा के नाम से भी जाना जाता है। संथाली भाषा में, यानी संथाल की जो भाषा है उस भाषा में सरहुल को क्या कहा जाता है, तो इसे बाहा के नाम से जाना जाता है, बाहा के नाम से, या कई जगह पे बाघ के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात करें कुड़ुख भाषा में, जो कि उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुख, तो कुड़ुख भाषा में इसको क्या कहा जाता है, यहां पे देखिए कि हालांकि आपको दे रखा है कि कुड़ुख भाषा में इसे जो वो खद्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खद्दी कहा जाता है। और खद्दी का अर्थ क्या होता है, यह भी सवाल पूछा जाता है कि खद्दी का अर्थ क्या होता है, फूल पत्ते होता है। इसका अर्थ क्या होता है, फूल पत्ते होता है, यानी नया नया जो पत्ता लगता है पेड़ों में, तो उसी का अर्थ ये निकल करके आता है। तो फूल पत्ते इसका अर्थ होता है खद्दी का। इसके अलावे चौथा आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है खड़िया जनजाति में इसे किस नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि खड़िया जनजाति में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो खड़िया में से कहीं जगह पे आपको इस तरह से जाड़कोर मिलेगा, या तो फिर कई जगह पे जकोर भी देखने को मिलेगा, या तो फिर जकोर रहता है। और जकोर में हम पहले बता दें कि यहाँ पे जो 2 शब्द है, 2 इसका जो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ होता है बीज, या तो कह सकते हैं कि गोटा, और एकोर का अर्थ होता है जाड़कोर। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जाड़ प्लस एकोर। जाड़ का अर्थ होता है बीज यानी गोटा, और एकोर मतलब होता है प्रक्रिया, यानी पूरे बीज का एक कह सकते हैं कि पौधों तक निर्माण के लिए बनने तक का जो प्रक्रिया होता है ना, फूल से लेकर के बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को जाड़कोर कहा गया है या जकोर कहा गया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 4 आपसे पूछा जाता है। पहला तो पूछा जाता है कि मुंडारी भाषा में क्या कहते हैं इसको, बा पर्व। संथाली भाषा में इसे बाहा कहा जाता है, कुड़ुख में इसे खद्दी कहा जाता है, जबकि खड़िया में इसे जाड़कोर कहा जाता है। तो ये 4 नाम से भी जाना जाता है सरहुल को। अब यहाँ पे सवाल आप देख लीजिए, जो सवाल है 3 सवाल आपसे पूछा गया है। पहला तो पूछा गया सरहुल माने कि वो तो सरे फूल के परब, सब फूल एक परब, या तो नावा फूल पत्ते के परब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खद्दी करमाने किए हुए तो नावा नावा पलहा इसका अर्थ होता है। मुंडारी में सरहुल पर्व के की कहल जाते इसे बा पर्व कहा गया है। बाहा किस में कहा गया है, तो ये संथाल में कहा गया है ना, संथाली भाषा में से बाहा पर्व कहा गया है। क्लियर हो गया। जबकि खद्दी जो वो कुड़ुख भाषा में यानी उरांव की जो भाषा है उसको खद्दी में खद्दी कहा गया है, और जाड़कोर कहा गया है खड़िया भाषा में। तो ये चारों चीजें आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे। 124 और 125 यानी 2 सवाल यहां से पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए उत्तर को दें। अब ऊपर में जो गद्यांश दे रखा था, गद्यांश मतलब होता है गद्य रचना, जिसमें से कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब से निबंध, ये सब से आपको कुछ कुछ पैसेज के रूप में दे देगा इस तरह से, और वहां से सवाल पूछने के लिए देगा। जबकि पद्यांश में क्या होता है कि यहाँ पे कविता वाला सेक्शन आपको मिलेगा, कविता दे रखेगा और उस कविता से ही सवाल आपको पूछ लेगा कि यहाँ से किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कविता से कोई शब्द से पूछ लेगा आपसे सवाल, या तो फिर कैसा सवाल पूछे जाएंगे,
इससे इसके अलावा जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे व्याकरण से जोड़ करके सवालों को, व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा हम इस पद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नों पे आएंगे। पद्यांश दे रखा है कि हामिन सवागत करहिए, हामिन सवागत करहिए तैसन पैत रीति के तैसन पैत नीति के, चाहे पूर्णा नाय तो नावा काखें कोरे ब भीनु हुआ, जे जुग से आज तक, जे जुग जुग से आज तक बनले बुधेक सहायक। अब यहां पे सवाल उठता है कि आखिर में ये लिया गया किस कविता की पंक्ति है, ये किस कविता से लिया गया पंक्ति है। तो बता दें कि एक कविता लिखा है ए.के. झा जी ने जिसका नाम है सवागत, हाँ सवागत एक कविता का नाम है सवागत, और इसी कविता से लिया गया। और ये सवागत कविता किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो कविता पुस्तक का नाम है खोठा काठे पैदेक खंडी, खोठा काठे पैदेक खंडी, है ना, खोठा काठे पैदेक खंडी, पैदेक खंडी। तो इस तरह से आपको ये पुस्तक का नाम दे रखा है और यहीं से जो वो ये सवाल उठाया है, यानी ये जो आपको पद्यांश जो दे रखा है वो इसी पुस्तक से लिया गया है और सवागत कविता से लिया गया है। इसको लिखा है ए.के. झा ने। किसने लिखा है? ए.के. झा जी के द्वारा इस जो वो पद्यांश को लिखा गया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाए कि कवि केकरा सवागत करे, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ तो लिखा है हामिन सवागत करा ये तैसन पैत रीति के तैसन पैत नीति के, चाहे पूर्णा नाय तो नावा। सवाल में तो सब इस आपको पद्यांश में सब कुछ दे रखा है। देखिए पैत रीति के यानी पैत रीति के, तैसन पैत रीति के तैसन पैत नीति के, चाहे पूर्णा चाहे नावा, पैत नीति के चाहे पूर्णा हो चाहे नावा रीति के। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कुछ भी तो सवाल में डिफिकल्ट कहां लग रहा है, ये तो आपको पद्यांश में ही सब कुछ दे रखा है। अगला जो दे रखा है यहाँ पे कहता है कि कवि के मुताबिक बुधेक सहायक के है, यानी कवि के अनुसार से बुद्धि का सहायक कौन है, जुग जुग से आयल स्वस्थ रीति के, जुग जुग से आयल स्वस्थ नीति के। तो अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जुग जुग से आज तक आए हुए पैत रीति और नीति के, है ना, जो कि बना है बुद्धि का सहायक। तो यहाँ पे जुग जुगों से आते हुए आया हुआ पैत रीति और नीति का, तो यहाँ पे दो तो हो जाएगा आंसर, तो दो तो इस स्पष्ट आपको पता चल रहा है। तीसरा हो गया तन मन में समायल बेस सोच, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आपको दो सही आंसर मिल गया तो आप फिक्स मान लीजिए कि तीसरा तो होगा ही, तो ये सभी इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा। अगला सवाल है तोय कर संबंध कारकीय रूप की हुआ है। अब तोय कर संबंध कारकीय रूप, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि तोय कैसा शब्द है। तो तोय दरअसल यह सर्वनाम शब्द है। तोय जो वो क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। जैसे एक होता है, हम आपको बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या बताए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको हमने पढ़ाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद हम लोगों ने देखा था। क्या देखे थे? तीन भेद देखे थे। पहला देखे थे उत्तम पुरुष, दूसरा देखे थे मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष, और तीसरा हम लोग देखे थे अन्य पुरुष। इसको थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते तो अच्छे से पता चलेगा। और उसके बाद में था अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने तीन चीजों को देखा था। पहला तो क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम लोग देखे थे हाम, मध्यम पुरुष में देखे थे तोय, और अन्य पुरुष में देखे थे उ। अब ये क्या है, ये सभी तीनों का एक वचन रूप है, ये तीनों का एक वचन है। इसका बहुवचन भी देखे थे। हाम का हो जाएगा हामिन, हाम का हामिन, तोय का तोहिन, तोय का तोहिन, और उ का हो जाएगा ओखिन, ओखिन। तो ये तीन रूपों में हम लोगों ने देखा था। अब याद रखेंगे, ये पहले तो आपको पता चल गया कि तोय शब्द जो है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनामिक शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कैसा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसमें भी कैसा है, तो एक वचन है। कैसा है, एक वचन है। अब इसका पूछ रहा है कि अगर इसका संबंध कारकीय रूप अगर निकालना चाहिए तो क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं। जब संबंध कारकीय रूप की बात करते हैं ना, तो या तो शब्द के अंत में क दिखेगा, या तो फिर शब्द के अंत में के दिखेगा, या तो फिर शब्द के अंत में र दिखेगा। ये तीनों जो शब्द के अंत में जुड़ा हो तो वहां पे संबंध कारक रूप देखने को मिलता है। हालांकि जरूरी ऐसा नहीं है, हम फिर से बताते हैं आपको, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे क्या है कि अब जैसे कि यहां पे दे रखा है तोय,
तो फिर हम तीन हम फिर यहां से लिखते हैं। पहला लिखते हैं हाम, उसके बाद में लिखते हैं तोय, और फिर लिखते हैं ऊ। यहां पे 3 हमने लिख दिया। अगर हम लोग क जोड़ेंगे तो हो जाएगा हामनिक, हामनिक। अगर के जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमनी के, हमनी के, ठीक है। और र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमर, र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमर हो जाएगा। तोय का क्या हो जाएगा तोहनिक, तोहनिक पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा तोहर के या तोर, या तो कह सकते हैं कि तोर या तो तोहनी के, तोहनी के हो जाएगा। यहां पे तोहनी के इसका भी बता ही देते हैं, तोहनी के, और हो जाएगा तोहर या तोर हो जाएगा, है ना, तोर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तोर या तो फिर तोहर, तोर हो जाएगा या तोहर। तोर से देखिए एक वचन निकल रहा है, तोहर, तोहर भी मतलब एक वचन ही होगा, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा सम्मान के साथ में बोला जा रहा है तो उसको तोहर कहते हैं। और इसके बाद में तीसरा है ऊ, तो ऊ हो जाएगा औखनिक, ऊ का हो जाएगा औखनिक। उसके बाद में बोल सकते हैं कि औखनी के, एक बोल सकते हैं औखनी के, औखनी के, और फिर बोल सकते हैं औकर, और क्या बोल सकते हैं औकर। तो ये 3 तरह से हम लोग क्या है कि ये शब्द को अगर के शब्द के अंत में ये जोड़ देते हैं तो ये संबंध कारक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तीनों आपने देखा कि ये तीनों जो वो सर्वनामिक शब्द है। कैसा सर्वनाम था, तो पुरुषवाचक सर्वनाम था। इसको जब हम लोग क जोड़े शब्द के अंत में तो हामनिक बन गया, जैसे हाम में हामनिक हो गया, के जोड़े तो हमनिक के, र जोड़े तो हमर। ये तीनों क्या कि संबंध दिखा रहा है। जैसे कि हमनिक घर रखे, तो हमनिक घर रखे तो एक संबंध दिखा रहा है ना कि हाँ भाई हम लोगों का घर है। हमनिक के घर रखे तो भी एक ही चीज निकला। हमर घर रखे तो हमर घर रखे मतलब वहां पे हमर घर रखे, वहां पे एक संबंध दिख रहा है। बोले कि तोहनिक लगो, ये तोहनिक के घर, तोहनिक कलम लगो या तोहनिक किताब लगो, तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है तोहनिक के कलम लगो या तोहनिक के किताब लगो, तोहनिक के गरु डांगर लगो, या तो बोले कि तोर कलम हको। तो यहां से भी क्या है एक संबंध कारक ही बता रहा है। तो ये सभी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, है ना, ये सभी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। क्लियर हो गया। तो यहां से भी कई बार सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोठे एक वचन ले बहुवचन बने हैं। खोठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिए यहां पे 2 तरह से आपको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हालांकि कई सारे नियम हैं, लेकिन जो पहला नियम आपको याद रखना है एक लाइन में, वो याद रखना कि शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ करके हम लोग जो वो एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वहां से एक वचन से बहुवचन का निर्माण होता है। अब आपको ध्यान रखना कि कैसे होगा। अब यहां पे अच्छा एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, शब्द जोड़ करके। क्या कोई शब्द जोड़ करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है? तो हां, शब्द जोड़ करके भी एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें छगरी, छगरी का देखिए छगरी, इसके साथ में अगर मन जोड़ देंगे तो यहां पे भी ये जो वो बहुवचन हो जाता है छगरी मन। तो यहां पे देखिए एक शब्द जोड़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे प्रत्यय और शब्द ये दोनों को जोड़ करके भी हम लोग जो वो एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कुछ में मन जुड़ता है, किसी में गुला, गुलीन, ऐसे शब्दों को जोड़ करके भी क्या करते हैं हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे 2 चीज आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय जोड़ करके और शब्द जोड़ करके। जबकि उपसर्ग जो जोड़ा जाता है वो शब्द के आगे में जोड़ा जाता है, शब्द के ये आगे में जोड़ा जाता है उपसर्ग को, जबकि प्रत्यय जो जोड़ा जाता है वो शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है ना, शब्द के पीछे में जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे प्रत्यय जोड़ करके यहां पे एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया जाता है। शब्द को जोड़ करके भी जो बनाया जाएगा वो किस रूप में बनाया जाएगा? शब्द जोड़ करके जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई संज्ञावाची शब्द है, जैसे कि यहां पे आदमी दे रखा है। आदमी में आपको पहले पता नहीं चल रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन है। अब यहां पे ऊपर में लिख दिया 10 आदमी, 10 आदमी। अब क्या हुआ कि यहां पे 10 जैसे जोड़ दिया, ये शब्द जैसे जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। यहां पे ऐन वैन ये सब का कंसेप्ट नहीं आता है। तो 10 आदमी में ये क्या हो गया? ये बहुवचन ऐसे बन गया, क्योंकि 10 आदमी तो एक से ज्यादा ही ना हो गया। 20 आदमी, 50 आदमी, 10 जन। मान लेते कि यहां पे एक शब्द दे रखा है कोई भी मतलब
संज्ञावाची शब्द दे रखा है, कोई भी यहाँ पे ऐसे इसके जगह पे कोई भी संज्ञावाची शब्द आपको दे रखा हो और उसके पहले में कोई कह सकते हैं कि संज्ञावाची शब्द हो और उसके पहले कोई संख्यावाची शब्द जुड़ जाए, उसके पहले कोई संख्यावाची शब्द जुड़ जाए तो भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वचन से बहुवचन तो बनता है, लेकिन यहाँ पे ऐन वैन ये सब का प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जाता है इस जगह पे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में बहुवचन है। तो इसमें और क्या लगाएंगे, 10 आदमियन, तो 10 आदमियन मतलब क्या, 10 तो आदमी ऑलरेडी बहुवचन बता रहा है, तो आदमियन क्या करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने। उसके अलावे अब हम बात करते हैं प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय कैसे कैसे जोड़ेंगे। तो प्रत्यय जोड़ने के लिए 3 उपाय आपको याद रखने हैं। एक तो होता है अकारांत शब्द, एक होता है आकारांत शब्द, और एक होता है उकारांत, या तो कह सकते हैं कि उकारांत, है ना। ये 3 चीज हो गया आकारांत में, और साथ ही साथ में एक होता है इकारांत। इकारांत जब ऐन, जैसे कि एक शब्द हम लोग लिखते हैं, कोई भी शब्द एक लिखते हैं, मान लेते हैं कि लिखे कलम, कलम में क्या हो जाएगा, यहां पे वैन प्रत्यय हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा कलमवैन। क्या हो जाएगा, कलमवैन। ठीक है। आ जैसे दे रखा है, जैसे कि यहां पे लिख दिए काड़ा, तो काड़ा में यहां पे भी वैन प्रत्यय जोड़ देंगे और हो जाएगा ये क्या, कड़वैन। कड़वैन हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊ दे रखा है, तो यहां पे मान लेते हैं कि एक शब्द हमने लिख दिया लेरू, और भी कई शब्द लिख सकते हैं, लेरू हो गया, साधु हो गया, है ना। जहां पे ऊ शब्द के अंत में दिखे तो यहां पे भी वैन प्रत्यय जोड़ देते हैं, वैन प्रत्यय जोड़ते हैं, ये हो जाएगा क्या, लेरुवैन। लेरुवैन हो जाएगा। क्लियर हो गया। जबकि इकारांत शब्द जहां पे दिखे, है ना, इकारांत, या हालांकि ज्यादातर इकारांत ही मिलता है, दीर्घ ई ही मिलता है। जैसे कि एक शब्द हम लोग देखते हैं छगरी, छगरी में क्या है कि यहां पे हम लोग ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे, ना कि वैन। यहां पे ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छगरियन। क्या हो जाएगा, छगरियन। तो इस प्रकार से यहां पे जो बहुवचन बनाने का एक विधान भी है, प्रत्यय जोड़ करके। इसके अलावे शब्द के अंत में गुला, गुलिन, गुला, गुलिन, है ना, मन, ये सब तो हम पहले बता ही दिए, मन, ये सभी जोड़ करके भी क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि लाघर गायक लायतो सवाद। अब यहां पे क्या क्या कहावत आपको दे रखा है। कई बार कहते हैं कि जो लघर गाय है ना, मतलब दूध दे रही है, तो थोड़ा सा चलो लथरियो मार रहा है तो थोड़ा सा लेते हैं, क्या कि दूध बहुत देती है। तो होता क्या कि जिससे हमको फायदा होता है ना, तो उसका थोड़ा 1-2 बात भी हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि मजबूरी भी होती है, क्योंकि उनसे हमको फायदा होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जेकर से लाभ हवे ओकर दुत्कारो खराब नाय लागे। जैसे कि एक मान लेते हैं कि शिक्षक, अगर आपको शिक्षक अगर कहीं थोड़ा डांट डपेट भी रहा है तो वो आपके फायदे के लिए ही बोल रहा है, क्योंकि एक शिक्षक आपको अगर डांट भी रहा है तो उसमें भी आपकी भलाई ही है, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है, यह कहावत का अर्थ क्या होगा, जेकर से लाभ होवे ओकर तनी दुत्कारो खराब ना होवे, ओकर दुत्कारो बढ़िया रहे। कई बार एक सवाल यहाँ पे भी एक बोला जाता है, बार बार कहावत बोला जाता है कि अगर कहीं कह सकते हैं कि 10 मूर्ख अगर आपको एक तारीफ कर रहा है, और एक व्यक्ति अगर कहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कहीं आपके बारे में, है ना, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कटु वचन का भी प्रयोग कर रहा है, तो वो आपके लिए 10 मूर्ख व्यक्ति आपकी अगर तारीफ कर रहे हैं, उसके जगह पे अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर आपका क्या है, आपका विरोध भी करता है, या आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कटाक्ष भी आपके ऊपर में करता है, या कटुता भी बोलता है, तो वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा होगा, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति जो वो अपने हिसाब से वो सोच करके बोल रहा होगा, जबकि इनको कुछ पता ही नहीं कि क्या सही है क्या नहीं है। वो एक होड़ के जैसा सबको अपना बोल दिया कि हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर कहीं आपको बोल रहा है कि आपको इसमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है, और आपको उसमें विचार करना चाहिए, ना कि उसमें बुरा मान जाइए कि नहीं भैया ये काहे हमको ऐसे बोल दिया। तो आपको खुद पे उसमें विचार करने की आवश्यकता होती है कि चलो विचार करते हैं थोड़ा सा क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मांझो संग दुर्घटना कहां भेल है। तो मांझो का दुर्घटना किसके साथ कहां पे होता है, तो ढेकी कूटते समय उसका जो वो उंगली कट जाता है।
है ना। यहां से सवाल जो वो पूछा गया है और सवाल पूछा भी जाएगा, आगे भी सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि मांझो के बिहा केकर संगे तय भेल हले। तो मांझो का विवाह जो तय हुआ था वो किसके साथ में, विनोद के साथ में तय हुआ था। और कब विवाह होना था, फागुन के, यहां पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उसका विवाह जो तय हुआ था वो कब हुआ था। तो फागुन महीने में जो वो मांझो का विवाह जो वो तय होता है। और शादी के कुछ दिन पहले ही फागुन तृतीया को जो वो उसका विवाह तय होता है। क्लियर हो गया, फागुन तृतीया को, ठीक है, फागुन तृतीया को उसका जो वो शादी तय होता है। और नौमी को उसका क्या है, कह सकते हैं कि तृतीया को उसका ये रहता है, नौमी को उसका आता है, सबको लगन बांधने के लिए आने वाला होते हैं नौमी को, है ना। नौमी हम यहाँ पे लिख दिए, नौमी ऐसे लिखाता है ना। तो नौमी को मांझो को लगन बांधने के लिए सबको आने वाले थे। और ठीक लगन बांधने आते उसके 2 दिन पहले क्या होता है, उसके अंगुली जो वो कट जाते हैं ढेंकी से। ढेंकी कौन कूट रही थी, तो मांझो की पत्नी जो वो कूट रही होती है। दरअसल यह सांडी के निवासी रहते हैं विनोद, और उसी से मांझो का मिलन जो है वो कह सकते हैं कि मुलाकात होता है रजरप्पा मेला में। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उधर विनोद का पिता जो है गणपति, वो लालची किस्म का थोड़ा इंसान रहता है। वो उधर विनोद का शादी विवाह तय करने के लिए इधर उधर तलाशते रहता है। और वो दहेज लोभी रहता है, उसको पैसा कौड़ी अच्छा चाहिए, इसीलिए वो एक बार विनोद का शादी गिरिडीह में तय भी करता है। लेकिन लड़की का उम्र अधिक होने के कारण से विनोद को यह लड़की पसंद नहीं आता है। बाद में हालांकि मना कर देता है, फिर तय हो जाता है शादी मांझो से। और मांझो से जब विनोद का शादी तय होता है, सब कुछ ठीक हो गया था, शादी का तिथि भी तय हो गया था, लगन बांधने के लिए भी दिन तिथि जो वो तय हो गया था। अब ऐसे में क्या होता है, दिन तिथि तय होने के बाद में ठीक पता चलता है कि हम लोग अब लगन 2 दिन बाद बांधने जाएंगे, तब तक उसके पहले खबर आता है कि नहीं, जो मांझो है उसका अंगुली जो वो 5 उंगली हाथ का कट गया है। किससे कट गया है, तो ढेंकी से कट गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि काफी कष्ट भी होता है। और बाद में पूरा कहानी जो वो हम डिटेल में पढ़ाए, तो वो पूरा कहानी आप देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कहानी है, मांझो कहानी है। और मांझो कहानी को लिखा किसने है, तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है, जो कि खोटा गद्यपद संग्रह पुस्तक में छपी हुई कहानी है। भुवनेश्वर साहू का जन्म सांकुल रामगढ़ में 8 जनवरी 1959 ईस्वी को होता है। और इनकी चर्चित रचना जो वो संतोखर कुलदीपा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। हो सकता है कि सवाल में आपको आगे इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए कि मांझो केकर लिखल रचना लगे, तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा इस कहानी को जो वो लिखा गया। किसके द्वारा, भुवनेश्वर साहू। और इनका जन्म कहां पे होता है, सांकुल पतरातू। सांकुल पतरातू जो कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये रामगढ़ जिले में पड़ता है ना। उस समय जो वो हजारीबाग में था, लेकिन वर्तमान में ये रामगढ़ में। वसंत के लय के केकर केकर स्वर फरक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल भी आपको एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। रीति काले गमय स्वर या आप्त स्वर, ये सभी में फरक होता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की कहानी के अनुसार है, कौन छोड़ा स्कूले नाम लिखाए गे हलक। तो यहां पे दरअसल यह कहानी जो है वो कहानी है अजवायर भोजिक बेणायल चेंगा। अजवायर भोजिक बेणायल चेंगा सोंध माटी में एक कहानी पढ़ने के लिए दे रखा है। किसमें, सोंध माटी में। सोंध माटी किसकी रचना है, तो यह रचना जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार ने इस रचना को जो वो लिखा है, सोंध माटी। और विनोद कुमार के द्वारा इस रचना में एक कहानी दे रखा है अजवायर भोजिक बेणायल चेंगा। और अजवायर भोजी बेणायल चेंगा जी है, अजवायर भोजी के 10 गो छुआ रोथी, 10 गो छुआ। सुने में थोड़ा अजीब लगतो हाँ ना, लेकिन 10 गो छुआ रो। 10 गो में 8 गो बेटा होथिन और 2 गो बेटी होथिन। पूरा और 2 गो मिला करके पूरा 1 दर्जन हो जाती, है ना। तो यहाँ पे किए हुए कि अजवायर भौजी जे रोथिन पूरा अजवायर रोथी, क्या कि भैया बाहर में नौकरी करोथिन, भौजी घर में अजवायर रोथिन, खाए पी के अपन एकदम झीट झाड़ करके अपन मेकअप उकअप करके निकल जाथिन। और छुआ पुता सब जने तने हेन तेन मतलब घूर रलथुन, यानी मतलब ढपैच रलथुन, कोई ख्याले ना है। बेटा के एक नाम रोहे टुकना, एगो बेटा के नाम रोहे टुकना, ओकरा भौजी भेज देती लेबदा लेकर के जो आम झाड़ के लान चटनी बनेबे। और 2 गो बेटी के नाम रोहे, एगो के नाम रोहे सुमा और एगो बेटी के नाम रोहे कुना। सुमा और कुना ये 2 बेटी के नाम रोहे।
अब यहाँ पे अजवायर भोजी, यहाँ पे लेखक के भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा है। लेखक होती कि जब हम जा लिए दोपहरिया में ताल देखलिए कि टुकना आम झाड़ रहे आम गाछ की तरह, और आम गाछ तर कोई ना अकल्ले आम झाड़ रहे उतना रौद में कड़कड़ाए रौद में, और आम दिन में कतना रौद हो तो जानबे करो है, यानी धूप बहुत भयंकर रहता है। तो वही पूरा लेखक जब देखते हैं तो कहते हैं कि इतना धूप में अपने बच्चे को यहाँ पे भेज दिया है, अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे, क्या अपने बच्चों के प्रति ख्याल नहीं है। फिर लेखक पूछते हैं कि क्या इन लोगों को अभी स्कूल नहीं भेजती हो, तो बोलते हैं नहीं स्कूल तो नहीं जाता है। फिर लास्ट में जब लेखक कई तरह से यह बात जो वो कह सकते हैं कि अजवायर भोजी के पति के बतावो थी, तब जाकर के जो वो बच्चा का एडमिशन हो पाता है और बच्चा का नाम लिखा पाता है। फिर सुमा कुमा भी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए जाने लगती है, और इन लोगों को सिलाई कढ़ाई वगैरह भी मतलब सीखने के लिए मतलब इनको प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टुकना के जो वो स्कूल में नाम जो वो लिखा दिया जाता है। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन विधा का रचना लागे, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे दे रखा है यात्रा वृत्तांत। दरअसल यह रचना जो छपा हुआ है वो खोठा निबंध में छपा हुआ है। खोठा निबंध जो है ये BN औदार जी की रचना है। खोठा निबंध एक पुस्तक है जिसमें से कुल पहले तो 12 निबंध छपा हुआ था, लेकिन अभी कुछ निबंध इसमें से बढ़ गया है ना। तो अगर देखा जाए तो यह एक निबंध भी है और यात्रा वृत्तांत भी है, तो दोनों रूप में है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे निबंध होता तो निबंध करते, अगर यात्रा वृत्तांत है तो यात्रा वृत्तांत करते, अगर दोनों होता तो ए और बी दोनों करते, है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। BN औदार जी के द्वारा इस रचना को लिखा गया है। रूपेक आगी जरल परान कौन भावे कविता लागे, तो यह कविता जो वो वियोग श्रृंगार में लिखा गया कविता है, और ऐसे कविता आपको हो सकता है कि श्रृंगार से भी पूछा जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार से। तो थोड़ा जहां पे उदास भाव देखने को मिले तो वहां पे उसे वियोग श्रृंगार के अंतर्गत रखते हैं। जहां पे भक्ति भावना दिखे तो भक्ति भाव का श्रृंगार, जहां पे प्रकृति का चित्रण हो तो प्रकृति भाव का श्रृंगार वहां पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह से श्रृंगार से भी आपसे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि से सर्वनाम के बहुवचन हवे, से सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा, तो सेखीन सेगुला सेटिन, तो खीन टीन गुला गुलैन ये सभी जोड़ करके भी शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। से गुलेन भी कई बार से गुलेन भी प्रयोग किया जाता है, से गुलेन, तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा शब्द भी आपको देखने को मिले। तो याद रखेंगे ये सभी शब्द को जोड़ करके और एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अगला सवाल है धरती बहुत किसी में प्राणी पावल जाए, ये वाक्य धरती में कौन कार के प्रयोग भेले। अब यहाँ पे धरती में यहाँ पे बिंदु होता है ना, धरती मतलब यहाँ पे क्या है कि ई या तो फिर ए, इस तरह से जब भी कोई शब्द के अंत में अगर कारक विभक्ति दिखे जहां पे उसका उच्चारण में या पर हो, जहां पे में या पर हो, जैसे कि बोलते हैं कि धरती में बहुत यानी अन्य किस्म के लोग पाए जाते हैं, या धरती में कई तरह के प्राणी पाए जाते हैं, या धरती में कई तरह के जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पे में या पर दिखे वहां पे अधिकरण कारक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अधिकरण कारक होता है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे धरती में जैसे बोलते हैं कि गाछें चिरें बैसल है, तो गाछें मतलब क्या हो गया, गाछें चिरें बैसल है, तो मतलब पेड़ में तोता बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो गाछे मतलब यहां पे भी देखिए ए विभक्ति दिख रहा है, और ये क्या है, एक कारक विभक्ति चिन्ह है। और किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। हालांकि ऐसा और भी कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, अधिकरण कारक का ये विभक्ति चिन्ह है। तो याद रखेंगे अधिकरण कारक जहां पे में या पर उसका उच्चारण में पता चले, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरकदंती कौन समास है, तो अब देखिए जब भी उपमान उपमेय का शब्द आए, जहां पे एक दूसरे को उपमान या उपमेय के रूप में बताया जाए, तो ऐसे में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि यहां पे कौन सा जो वो समास होगा। ऐसे में सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, अब यही भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या द्विगु समास होगा। तो याद रखेंगे यहां पे जो वो कर्मधारय समास है। अब यहां पे कई ऐसे शब्द हैं, है ना, कई ऐसे शब्द हैं जहां पे इसका उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक और देख सकते हैं कुकुर दत्ता, एक हम लिख दिए कुकुर दत्ता, मतलब कुकुर के जैसन दांत जकर हो,
कुकुरदंता। ककरो बोलते हैं घोड़मुहा, मतलब घोड़ा जैसे मुंह हो, घोड़मुहा। दरअसल यहाँ पे उपमान उपमेय दिया जाता है, एक का उपमान बताया जाता है, एक का उपमेय होता है। तो उपमान उपमेय के रूप में ये समास के रूप में भी जाना जाता है। फिर बोलते हैं कुकुरपैटा, कुकुरपैटा है ना, कुकुरपैटा भी कहते हैं, यानी कुकुर के जैसन पेट हो तो कुकुरपैटा कहते हैं उसको। उसके अलावा और भी क्या है, छागर मुहा, भौल गोड़ा, बौक टेंगा। अब एक बोलते हैं बौक टेंगा, बौक टेंगा। बौक टेंगा मतलब क्या हुआ, बौक मतलब होता है बगुला और टेंगा मतलब हो गया पैर, जिसका पैर लंबा लंबा होता है ना उसको बौक टेंगा कहा जाता है। घोड़मुहा, खैरह काना, मतलब जिसका खैरहा जैसा कान, मतलब जिसका खरगोश जैसा कान होता है, खड़ा होता है, उसको खैरह काना कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरह से एक रूप में अगर समझा जाए ना, तो जहां पे दूसरे के रूप में विशेष आपको बताया जाए, उससे तुलना किया जाए, है ना, उपमान उपमेय के रूप में बताया जाए, तो वहां पे जो वो कर्मधारय समास होता है। बाकी का जब हम समास हम लोग पढ़े तो वहां पे डिटेल में आपको बताएं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वो लेक्चर को देख लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और हो सकता है कि आपको यह उदाहरण भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये सभी उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएगा मेरे वीडियो लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। जे लोके हंसाके के रिझावे के रिझावे है ओकरा की कहल जाए, मतलब जो व्यक्ति एक दूसरे को हंसाता है, रिझाता, उसको क्या कहते हैं, तो उसको लबार कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको लबार कहते हैं। अच्छा, पेटमधवा किसको कहते हैं, पेटमधवा मतलब जो ढेरी खाने वाला, एकदम खाने पीने के छोड़ करके कुछ उसको सूझ भी नहीं करता है। अगुआ तो आपको पता है कि शादी ब्याह में जो शादी विवाह तय करने वाला काम जो करता है ना, वो अगुए का होता है, और यही सब विनाशक का काम भी करता है अगुआ सब। चलिए खैर ये सब चीज बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। एके मांगे जाड़ नाय सिराय, सिराय होगा यहाँ पे, सीटाय ना सिराय होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। एके मांगे जाड़ नाय सिराय, जाड़ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ठंडा। कहते हैं ना कोई बात नहीं, अबरी पैसवा दलियो नाय घुरे नहीं, अगला बार मांगे लई हो तब दबो। मतलब क्या होता है कि किया हुआ उपकार अगर नहीं मानता है तो फिर उसको ऐसा बोला जाता है कि एके मांगे जाड़ नाय सिराय। हम बोले थे कि 5 दिन में आपको पैसा लौटा देंगे, पता चला कि साल भर बीत गया, पैसा लौटा ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं कि एके मांगे जाड़ नाय खत्म हो गए। या तो फिर एक और यहाँ पे बोला जाता है कि काठ के हड़िया एक बार चढ़े है दोबारा नाय, का कि एक बार चढ़ला बाद जैर जाए। तो वह यहाँ पे इस तरह से कहावत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि खोटा भाषा का परिचय और ओकर समस्या निबंध कौन किताबें छपल है। खोटा भाषा के यह जो निबंध छपा हुआ है वो किसमें छपा हुआ है, तो याद रखेंगे यह जो छपा हुआ है वो दू डायर जिरहुल फूल में, ककर में दू डायर जिरहुल फूल में यह छपा हुआ है। दू डायर जिरहुल फूल में किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे चतुर्भुज साहू ने लिखा है। किसने लिखा है, तो याद रखेंगे, नाम भी आपको याद रखेंगे, चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू के द्वारा इसको जो वो लिखा गया है, चतुर्भुज साहू के द्वारा। और चतुर्भुज साहू का जन्म कहां पे हुआ है, इनका भी जन्म जो वो सांकुल पतरातु में इनका भी जन्म हुआ है 3 जनवरी 1950 ईस्वी को। 3 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका भी जन्म होता है। इसके पहले भुवनेश्वर साहू की चर्चा हम लोगों ने किया था, है ना, इसके पहले हम लोग भुवनेश्वर साहू की चर्चा की थी। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। भुवनेश्वर साहू का भी जन्म सांकुल पतरातु में हुआ है और उनका जन्म 8 जनवरी 1959 में हुआ था। 8 जनवरी 1959 में हुआ था भुवनेश्वर साहू का जन्म, सांकुल पतरातु में ही। और चतुर्भुज साहू का जो जन्म हुआ है वो सांकुल पतरातु में हुआ है 3 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोनों में अंतर आपको याद रखने हैं, है ना, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 140वां सवाल देखते हैं। जे जैतक से पैतक। अब यहां पे देखिए, जब भी इस तरह से उदाहरण पूछा जाए कि यहां पे पूछ रहे कि जे और से कैसन सर्वनाम लगे, तब बोलते हैं कि जे जैतक से पैतक। मान लेते हैं कि बोलेंगे ना कि आज मेला जाना, सबको वहां पे फ्री में सबको चाउमीन खिलाया जाएगा। अब मेला जो जाएगा उसी को ना मिलेगा, बोलेंगे जो मेला जाएगा उसको चाउमीन मिलेगा। तब मान लो कि ए गया मेला तो ए को मिल गया। अब बोलेगा बी हम नहीं गए थे, हमको मिलेगा क्या, तो जब तुम मेला ही नहीं गया तो तुमको कहां से मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। यानी जो गया उसको मिला। तो यहां पे क्या है कि जो कह सकते हैं कि जे और से ये दोनों क्या है, एक संबंध ही बता रहा है, संबंध बता रहा है कि जो जाएगा उसी को मिलेगा। या तो कह सकते हैं कि जे पढ़तक से पास भतक, यानी जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है,
एक है मंगरा, एक है बुधना, एक है मंगरा, एक है बुधना। मंगरा जो थोड़ा है पढ़ने में तेज है, ये पढ़ रहा है दिन रात, है ना, ये दिन रात क्या है कि पढ़ रहा है, ये बदमाशी नहीं कर रहा है। और बुधना बेचारा आराम से चादर तान करके सोया हुआ है, दिन रात एकदम सोया हुआ है आराम से। अब बोलेगा कि बुधना पास नहीं हुआ, बोलेंगे कहां से पास होगा, जब पढ़ना था तो उस समय ये सोया हुआ था, तो ये तो पास नहीं करेगा। पास कौन करेगा, जो पढ़ेगा वही पास करेगा। तो यहां पे एक संबंध बताता कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, है ना, जे पढ़तक से पास बेहतर। या तो एक उदाहरण दिया जाता है, जैसन करनी वैसन भरनी, तो वहां पे जैसन और बोलते हैं कि जैसन करनी वैसन भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जैसा अगर पेड़ बबूल का रोपोगे और खोजोगे कि आम तोड़ करके लाएंगे, तो कहां से आम तो मिलेगा, आम का पेड़ लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर कहीं बीज अगर कहीं आम का लगाए हो तो वहां पे कटहल थोड़ी ना पड़ेगा, फड़ेगा भी क्या, तो आम ही फड़ेगा। तो वही बोलते हैं कि जैसन करनी वैसन भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये क्या है कि एक संबंध बता रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम। यहां पे याद रखेंगे इसका कैसा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहां से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हरवाहा के स्त्रीलिंग की होते, तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन पहले हम एक वीडियो लेक्चर डाले थे, उसमें से हम ये सवाल बताए भी थे कि हरवाहा का स्त्रीलिंग जो होगा वो रोपनी होगा। 2-3 दिन पहले हम एक सेट डाले हुए जिसमें से आपको मिल जाएगा सवाल, अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल भी जाएगा। हरवाहा का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, रोपनी होता है। अब यहाँ पे सगर घरी, यहाँ पे सगर घटी नहीं सगर घरी है। पता नहीं रार टा में ये लगता है कि टाइपिंग मास्टर को अंतर नहीं पता चला, कि या तो हो सकता है कि थोड़ा क्वेश्चन लिख के दिए होंगे, वो लपेट करके दे दिए होंगे। मान लेते हैं कि सगर घरी मान ले ऐसे करके दे दिए होंगे, टाइपिंग मास्टर को लगा होगा ट है तो ये कर दिया है, सगर घरी होगा यहाँ पे रा होगा, है ना, सगर घरी। तो सगर घरी मतलब कौन समास है, तो सगर घरी में जैसे बोलते हैं ना कि आपको समास में कई तरह से सवाल पूछा जाता है। जैसे एक हो गया, आपको हम 2-3 शब्द आपको लिखते हैं और यहां से आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाए। जैसे एक है दीन, दीन, है ना, एक सवाल यहाँ पे दीन है और बीच में डैश दे रखा है, फिर लिखा हुआ है दीन। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे दीन और दीन, तो बोलेंगे बीच में हाइफन चिन्ह है। चलो ये तो हमको पता है कि ये जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। कुछ लोग बोल देंगे कि ये तो द्वंद्व समास होता है, जबकि ये गलत है। द्वंद्व समास ये नहीं होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण कह सकते हैं कि द्वंद्व समास हम तब मान सकते हैं जब दोनों के बीच में या तो और दिखे, अथवा दिखे, या दिखे, या तो कह सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम हो, एक दूसरे के विलोम हो, तब वहां पे क्या है कि द्वंद्व समास होता है। जैसे एक हम उदाहरण देखे थे चाबी काठी, हम उदाहरण देखे थे चाबी काठी, चाबी और काठी, है ना, यहां पे बोलते हैं चाबी और काठी, तो यहां पे बीच में और हम लोग लगाएंगे। माय बाप, माय और बाप, तो यहां पे माय बाप में देखिए यहां पे माय बाप, है ना, माय बाप, माय बाप भी क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इस तरह से जहां पे आपको बीच में और कह सकते हैं कि जहां पे बीच में और या तो फिर एक दूसरे के विलोम हो, तो वहां पे वो द्वंद्व समास होता है। जबकि जहां पे संज्ञा के रूप में दोहरान हो शब्दों का, है ना, या तो कह सकते हैं कि समास में 2 तरह के शब्द होते हैं। एक होता है, एक पहल में कह सकते हैं कि पहला पद होता है जिसको उत्तर पद पहला पद कहा जाता है, एक को दूसरा पद कहा जाता है। जैसे कि यहां पे हम लिखे घरी घरी, घरी और घरी, तो घरी घरी को ही कहा जाता है सगर घरी, इसी को क्या कहा जाता है, सगर घरी, है ना, सगर घरी। तो यहां पे क्या कि घरी घरी जो है यह अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से बोले कि बच्छर बच्छर, पैत बच्छर, पैत बच्छर, पैत दिन, पैत, है ना, पैत घर, पैत दिन। तो इस तरह से जहां भी आपको सवाल दिखे तो ये सभी जो होता है वो अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि तेलगरे मुड़े तेल कहावत कर माने की है, तो धनी आदमी का पूछ होना गरीब का नहीं होना, तो यही तो इसका अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो धनी आदमी होता है उसका पूछ ज्यादा होता है। भेंट और भोट कौन विधा में लिखल है, भेंट और भोट
दरअसल बता दें कि यह जो रचना जो लिखा गया है यह एक छोटा कहानी है। क्या है? यह एक छोटा कहानी है। किस पुस्तक में छपा हुआ है? तो एक पुस्तक का नाम है दू डायर परास फूल। या ध्यान से रखेंगे, दू डायर परास फूल, जिरहुल फूल नहीं बोल रहे, दू डायर परास फूल। दू डायर जिरहुल फूल अलग है, दू डायर परास फूल अलग है ना। तो ये दू डायर परास फूल में यह छपा हुआ एक छोटा सा कहानी है। और इसको लिखा किसने है? भेंट और भोट को। तो इसको लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने। किसने लिखा है? सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। क्लियर हो गया? यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। दो डायर परास फूल, इसका प्रकाशन जो है वो 2013 में हुआ है। खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ के द्वारा 2013 में इसका जो वो प्रकाशन हुआ है। अगला सवाल है कि उड़ीस के केकर से तुलना करल गेले। तो देखिए उड़ीस का तुलना, उड़ीस महत्तम जो लिखा है महेश गोलवार ने एक लेख लिखा है जहां पे बताया गया है उड़ीस जो वो हिटलर से कंपेयर किया है उड़ीस को, कि अगर उड़ीस हिटलर है, अगर उड़ीस जो वो हिटलर है तो मखरी क्या है? मखरी जो वो मुसोलिनी है। मखरी मतलब क्या हो गया? मच्छर। तो मच्छर को जो बताया गया है, मच्छर को तुलना किससे किया गया है? मच्छर की तुलना जो किया गया वो मुसोलिनी से किया गया। तो हो सकता है कि सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है ना। तो याद रखेंगे उड़ीस महात्म यह महेश गोलवार जी की रचना है और काफी चर्चित रचना है। उड़ीस को यहाँ पे हिटलर से तुलना किया गया और मखरी को मुसोलिनी से तुलना किया गया है। क्लियर हो गया? और ये दो डायर जिरहुल फूल में छपा, माफ कीजिएगा, खोटा गद्यपद्य संग्रह में यह छपी हुई रचना है ना। खोटा गद्यपद्य संग्रह जो कि 1989 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, यहां पे जो वो लिखा गया है उड़ीस महात्म। क्लियर हो गया? खोटा गद्यपद्य संग्रह में यह छपी हुई है। अगला सवाल थोड़ा सा विवादित किस्म का ये सवाल है, हालांकि यहाँ पे इसका आंसर एग्जैक्ट निकालना चाहेंगे तो ऑप्शन से आप निकालना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कीकट प्रदेश, तो आपको पता है कि कीकट प्रदेश जो वो भागवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश कहा गया है। किसमें? भागवत पुराण में, भागवत पुराण में। क्लियर हो गया? तो भागवत पुराण में जो वो झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक यहां पे दे रखा है ऑप्शन व्रात्यखंड। व्रात्यखंड की अगर बात करें तो व्रात्य प्रदेश जो वो अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना गया है ना, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर बात करें छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर को तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन काल चल रहा होता है, तो उस समय ईस्ट इंडिया का शासन काल जब चल रहा होता है तो उस समय छोटा नागपुर, झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। जबकि दक्षिणी बिहार, अब यहां पे क्या है कि यहां से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दक्षिणी बिहार, तो बिहार क्या है कि पहले मान लेते हैं कि ये बिहार का इतना सारा भाग था, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो बिहार में रह गया है ना, ऊपर का हिस्सा जो वो बिहार में रह गया और नीचे का जो हिस्सा था वो झारखंड में आ गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पे दक्षिणी बिहार भी कह सकते हैं। अब पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले किस दिमाग से इस क्वेश्चन को सेट किया है, तो इस तरह से देखा जाए तो दक्षिणी बिहार भी तो झारखंड को कहा जाता है। तब यहां पे क्या है कि अगर कहीं आपको बोला जाए, अगर कहीं सही तरह से देखा जाए तो दो तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं सवाल हम मान ले कि सवाल गलती नहीं है, तो फिर हम कैसे आंसर निकालेंगे। ये सभी नामों को जो वो अलग अलग कह सकते हैं कि किसी ना किसी साहित्य में इसके उच्चारण जो वो किया गया है, या कह सकते हैं कि इसका उल्लेख मिलता है झारखंड के अन्य नामों का। हालांकि इसके अलावा झारखंड के अन्य कई नामों से भी पुंड हो, पुंड्र हो, मुरंड हो, पुंडरिक देश हो, है ना, कर्कखंड है, कोकरा है, खंकारा है, कुकरा प्रदेश है, कोकरा है, कलिंद देश है, कुकुट लाड़ है। कई ऐसे शब्दों का प्रयोग जो वो झारखंड के लिए किया गया है अन्य अलग अलग जगहों पे, अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग रचनाओं में। लेकिन यहाँ पे अगर कि देखा जाए कि सही इसका जो आंसर होगा वो अगर कहीं मान लेते हैं कि ये सभी तीनों ना तीनों किसी किसी साहित्य में इसका उच्चारण मिलता है। जबकि दक्षिणी बिहार अगर बात करें तो दक्षिणी बिहार वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो झारखंड को दक्षिणी बिहार के नाम से जान सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से सवाल इसका तो निकाल सकते हैं। हालांकि झारखंड को तो ये सभी नामों से जाना जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जेएसएससी क्या इसका आंसर मानता है, या तो फिर प्रश्न को रिजेक्ट करता है, या सही आंसर क्या मानता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रामटहल ओहदार के एकांकी के की नाम है। रामटहल ओहदार के एकांकी के की नाम है। तो रामटहल ओहदार के द्वारा एक एकांकी लिखा गया है जिसका नाम क्या है, मैलाइल हावा। क्या नाम है इसका, मैलाइल हावा। क्लियर हो गया। और यह 2 डायर परास फूल में छपा हुआ एकांकी है जिसको लिखा है रामटहल ओहदार ने। क्लियर हो गया। अगला है कि शिवनाथ परमानी जी के उपनाम की लागे। तो मानिक यहाँ पे नाम में ही तो छुपा हुआ है। देखिए ना, प्र को हटा दीजिए, देखिए नाम में ही तो दिख रहा है मानिक, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए मानिक जो वो नाम में ही दिख रहा है, मानिक उपनाम से ये जाने जाते हैं। झारपात किसे कहा जाता है, तो एके झा जी का उपनाम जो है वो झारपात है। इसके अलावा व्याकुल की अगर बात करें तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल को जो वो कहा जाता है व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा को। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि झिंगफुलिया किसका उपनाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि झिंगफुलिया जो वो किसका उपनाम है, ये आप लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पे सवाल दे रखा है, दीदी जी कहानी के कहानीकार केहत। तो दीदी जी जो कहानी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है पंचम महतो ने, पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। यह देखिए अगर पूछ दिया जाए कि यह कहानी कौन किताब में छपल है, तो याद रखेंगे एक तो 2 डायर परास फूल में तो छपा ही है, साथ ही साथ में यह कहानी जो दीदी जी, यह फरीच डहर जो एक कहानी है, पुस्तक है, कहानी संग्रह का पुस्तक है फरीच डहर, जिसको पंचम महतो ने लिखा है। तो इस पुस्तक में भी यह जो वो छपा हुआ कहानी है फरीच डहर में, और पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है इसीलिए, और इसे 2 डायर परास फूल में संकलित भी किया गया है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। आज का आखिरी सवाल है कि रैसका कहानी केकर लिखल लागे, रैसका कहानी केकर लिखल लागे। तो यहां से 2 सवाल यहां से भी बनता है। रैसका एक कहानी भी है और रैसका एक शब्द चित्र भी है। अगर रैसका पूछे कि कहानी किसने लिखा है, तो इसको लिखा है बंसीलाल बंसी ने। लेकिन अगर पूछ दे कि रैसका शब्द चित्र किसके द्वारा लिखा गया है, रैसका शब्द चित्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है बीएन ओहदार ने, बीएन ओहदार के द्वारा इसे जो वो लिखा गया है। तो यहां से सवाल आपसे इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, पूरे डिटेल में आपने सभी चीजों को अच्छे से समझा होगा। केवल आपने प्रश्नों के उत्तर नहीं निकाले होंगे, साथ ही साथ में आपको सब कुछ डिटेल में आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे कैसे प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन जो होगा वो हम लेकर के आएंगे 6 to 8 के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका भी हम डिस्कशन जल्दी लेकर के आपके बीच में आएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहां से प्रश्न जो वो आपके परीक्षा में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।